हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पहले मतलब समझो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है। सर, किसी भी बिजनेस में जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं, सर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिससे बिजनेस पैसा कमा रहा है, मतलब डे टू डे ऑपरेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है। फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो सर परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, सर ये उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। और सर इसको बेचने के लिए उसको कुछ एक्सपेंस भी इनकर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, वेजेस पे करने पड़ते हैं। जो भी एक्टिविटीज उसके बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे हो रही है सर, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये तो थी पहली बात। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डे टू डे ट्रांजेक्शन आएंगी, दूसरी वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रही है ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ रही है। तो सर देखो, पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो ना इन्वेस्टिंग में आ रही है और सर ना ही वो फाइनेंसिंग में आ रही है, वो ऑपरेटिंग में आ जाएगी। तो देखो सर, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग हो। सेकेंड होती है सर जो मेरी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो ना ही मेरी इन्वेस्टिंग में आ रही है ना ही फाइनेंसिंग में आ रही है, तो वो ऑपरेटिंग में आएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए ना हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। सर पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है सर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है और सर इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है। तो देखो सर, अब क्या करते हैं, पहले एक बात को समझते हैं। अपने कॉपी पेन साथ में रखना, ठीक है। जो मैं नोट्स मैंने यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं तो सर उसको लिखते जाना साथ साथ में। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। मैंने बोला, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है। सर उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी। सर देखो, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसी की सेल करना। तो ये देखो सर, परचेज सेल। सर किसी को वेजेस पे की होंगी, सैलरीज पे की होंगी, सर रेंट पे किया होगा, किसी को पेमेंट की होगी क्रेडिटर्स को, हो सकता है सर पेमेंट रिसीव भी हुई होगी डेटर से। तो सर ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस की ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हो रही है और इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं है सर जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हो। अब देखो सर, मैं इसका कैश फ्लो बनाता हूं। कैसे बनाएंगे सर, देखो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, द आंसर इज यस। तो सर मैंने बोला परचेज ऑफ स्टॉक, ठीक है। सर ये नेगेटिव फिगर आ गई कि यहां से पैसा चला गया। सर सेल ऑफ स्टॉक, सर यहां से पैसा आ गया। वेजेस पेड, सैलरीज पेड, रेंट पेड। कहने का मतलब है सर, ये जो ट्रांजेक्शन ऊपर लिखी है ना, इन्हीं को मैंने नीचे लिख दिया, या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन लिख दी जो डे टू डे बेसिस पे इसकी एक्टिविटीज हो रही है। मतलब जो जो एक्टिविटी डे टू डे बेस पे हो रही है, जिससे कैश का इनफ्लो हो रहा है, जिससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और वो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है, वो सर मेरी ऑपरेटिंग में जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्म का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना दिया। सर ये देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल। तो जिनसे पैसा जा रहा है, जिनसे पैसा आ रहा है, तो सर ये बोलेंगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सर ये सिलेबस में तो है नहीं, फिर बताया क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं समझोगे तो इनडायरेक्ट समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, कहता कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक में हुई है, जो इन्वेस्टिंग में नहीं आ रही, जो फाइनेंसिंग में नहीं आ रही, उसको डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग में डाल देंगे, और जो डे टू डे बिजनेस में होती है। तो हमने देखा है, जिससे पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो, जिससे जा रहा है उसको माइनस कर दो, ये बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बट ये सिलेबस में नहीं है। फिर सर डायरेक्ट पढ़ाया क्यों, ताकि इनडायरेक्ट मेथड का बेस बिल्ट हो सके। देखो सर ध्यान से समझना। सर इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, मुझे एक बात बताओ, ये है मेरा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सपोज कर लो ये मेरा ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं क्या नोट करता हूं सर, सारे के सारे एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है इससे आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा होगा। सर ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड में मैं सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड करता हूं, मतलब इससे इनफ्लो हो रहा होगा। तो सर मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मेथड बोलता था वन बाय वन क्या करो,
परचेज लिखो, उससे पैसा जा रहा है। सर अगर वेजेस है तो उससे पैसा जा रहा है, उसको लिखो। तो मैंने बोला यार हम ऐसे कब तक करते रहेंगे कि डायरेक्ट मेथड की एक लिमिटेशन है। सपोज करो डी मार्ट जैसी अगर बिजनेस है तो उसके तो दिन में कितने खर्चे होते होंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना ही बड़ा बन जाएगा। तो उसने बोला यार नहीं, इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि जो ऊपर वाले की लिमिटेशन है उसको मैं सॉल्व करता हूं। तुम हर एक जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग पीएनएल के जो डेबिट साइड होता है वो आउटफ्लो दिखाता है कैश का, क्रेडिट साइड में इनकम रिसीव होती है तो इनफ्लो होता है कैश का। उसने बोला इसका नेट इफेक्ट ले लो। हमें क्या बताना है कि कितना पैसे का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। क्या हमें ये थोड़ा ना बताना है कि हमने जो खर्चा किया वो कहां पर किया है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया। तो मैंने बोला यार यहां पर सारा आ रहा आउटफ्लो, तो मैंने सर इसको प्लस किया होगा। यहां पर आ रहा है सर इनफ्लो, मतलब इसका जो नेट इफेक्ट होता है ना, ठीक है, उसको पकड़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। सर इसका नेट इफेक्ट मुझे पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का नेट इफेक्ट होता है जीपी। जीपी सर मेरा ये पीएनएल अकाउंट में जाता है। और सर यहां पर जो नेट इफेक्ट होता है सर नेट प्रॉफिट, सर इनडायरेक्ट मेथड बोलता है डायरेक्टली इसको ही पकड़ लो। तुम लोग क्यों लिख रहे हो परचेज, सेल, वो वेजेस पेड, सैलरीज पेड, तुम इसका नेट इफेक्ट पकड़ लो ना, क्योंकि हमें क्या बताना है कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ है। तो सर इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि हम इनडायरेक्ट मेथड को शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट को लेके। नेट प्रॉफिट को क्यों लेना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड की लिमिटेशन थी। सर कितनी बार लिखते रहेंगे, कितनी ही ज्यादा ट्रांजेक्शन हो सकती है किसी भी बिजनेस में। तो इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि जो तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है ना, वो भी तो सेम चीज ही बता रहा है, ठीक है, और इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश भी हो रहा है। तो तुम उसको नेट प्रॉफिट को पकड़ो उसके, और उससे इनडायरेक्ट मेथड की शुरुआत करो। ठीक है सर, अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग नेट प्रॉफिट को शुरू करें, क्योंकि इन सब का जो रिजल्ट है कि कितनी ट्रांजेक्शन का एक्सपेंस हुआ है, मतलब कितना कैश बाहर गया, जितनी ये सारी इनकम्स है इससे कैश आया है, ठीक है, कैश जितना आया उसको प्लस कर दो, जितना गया माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर तुम्हारे पास। तो वो नेट इफेक्ट बता देगा तुम्हें कि कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। अच्छा यहां तक बात समझ आई? द आंसर इज यस। बट सर अब वो क्या बोलता है, अगर हम नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली लेंगे तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी। सर कहता जी डायरेक्ट मेथड समझ आ गया, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है तो समझ आया नहीं है, इसको छोड़ दो। इनडायरेक्ट बोलता है कि जो एक्सपेंस कर रहे हो उससे आउटफ्लो हुआ, इनकम आ रहा है, इनफ्लो हुआ, उसका नेट इफेक्ट पकड़ो, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वो बोलता है अगर हमने नेट प्रॉफिट लिया डायरेक्टली और इसको मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नीचे लिख दिया। देखो एक पहले मैं रफ फॉर्मेट बनवाता हूं तुम लोगों को, ये रफ फॉर्मेट है। रफ फॉर्मेट बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं सर, सबसे पहले इसको शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट जितना भी है। सर ये मैं रफ फॉर्मेट बना रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 था कि नेट इफेक्ट लेंगे। अब देखो सर प्रॉब्लम क्या क्या आती है। सर दो प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम नंबर 1, साथ साथ में नोट्स लिखते जाना। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोलता है, सर जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, ठीक है सर, पीएनएल अकाउंट में नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं और सर इसमें नॉन कैश इनकम्स भी होती हैं सर क्या बोल रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलती है, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। वो बोल रहा है कि पीएनएल अकाउंट में मुझे पता है मेरा कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर हुआ होगा। द बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, बट मैंने पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डाला होगा। इसका मतलब है जो मैं नेट इफेक्ट ले रहा हूं सर उसमें डेप्रिसिएशन मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी गई होगी। सर वो बोलता है कि प्रॉब्लम नंबर 1 बोलती है कि पीएनएल में से जो जो पहले तुमने नॉन कैश ट्रांजैक्शन है ना, भले वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, उसको सर हटाओ सबसे पहले। सर देखो मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने बोला सर ये एक पीएनएल अकाउंट है, ओके, इसमें मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, इसमें मैंने नॉन कैश एक्सपेंस डाला हुआ था सर, 10,000 की डेप्रिसिएशन थी और 10,000 की गुडविल अमोर्टाइज की थी, ये दोनों ही नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब देखो क्या हुआ सर, अगर मैं क्या करता हूं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लेता हूं यहां से 80,000 और मैं बनाता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैं यहां लिख दूंगा नेट प्रॉफिट 80,000। तो सर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का। सपोज करो 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस के अंदर आया सर, मेरा यहां पर 1 लाख रुपया पड़ा है, मैंने 20,000 का खर्चा डाल दिया, बट क्या वो खर्चा करने से इस 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम हुआ? द आंसर इज नो।
तो सर प्रॉब्लम नंबर 1 को सही करने के लिए उसने क्या बोला कि पहले नेट प्रॉफिट लो। नेट प्रॉफिट 1 लेने के बाद दो प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम बोलती है कि इसमें नॉन कैश एक्सपेंस भी है, नॉन कैश इनकम भी है, जिससे 1 रुपए का भी आउटफ्लो नहीं हो रहा, इनफ्लो नहीं हो रहा, तो उसको पहले रिवर्स करो। सर मेरे पास जीपी आया 1 लाख रुपए का, इधर 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने बोला 10,000 की डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाल, 10,000 की गुडविल अमोर्टाइजेशन डाल। सर मेरे पास अभी भी 1 लाख ही पड़ा है। इसका मतलब है जो मैंने ऊपर इफेक्ट किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर नेट प्रॉफिट ले रहा हूं ना सर 80,000 का, इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा सर डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन 10,000, क्योंकि मेरे बिजनेस में एक्चुअल में 1 लाख रुपया पड़ा है। सर इससे तो कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। अच्छा सर इतनी बात समझ आई। प्रॉब्लम नंबर 1 थी कि नॉन कैश एक्सपेंस को उल्टा कर दो। इसका मतलब है सर पहले मैंने उसको माइनस किया था, जिसके कारण मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया था। अब मैं उसको पहले लेस किया था, अब मैं ऐड कर दूंगा ताकि मेरे नेट प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाए। अच्छा सर सेम केस इनकम के साथ भी हो सकता है। अब सर नॉन कैश इनकम कौन सी होती है? देखो सर मैंने क्या किया, मेरे को 1 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, यस और नो। अब मैंने ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिवर्स किया। सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या बोलती है? सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा मैंने साइड में रख लिया ताकि मैं फ्यूचर में अगर कोई मेरे को एक्सपेंस होगा ना तो उसे इनकर कर सकूं। सर सपोज कर लो ये जो पैसा है ये मैंने साइड पे रख दिया, ठीक है। मैंने बोला यार ये 10,000 पे मैंने प्रोविजन पहले बनाई थी, अब मैंने बोला यार ये प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, सारे डेटर्स मेरे गुड हैं, अच्छे डेटर्स हैं, ये 10,000 यहां से उठाओ और उसको कहीं और डाल दो। क्या मेरे बिजनेस में से इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ? द आंसर इज नहीं। बट जो मैंने प्रोविजन पहले एज अ खर्चा मानी थी अब मैं उसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब है सर पैसा मेरे बिजनेस के अंदर ही है, बस उसकी यूसेज बदल गई है। तो सर ये इनकम है, क्योंकि जब प्रोविजन हमारा खर्चा था उसको रिवर्स करूंगा तो वो इनकम बन जाएगी। तो सर उसको भी रिवर्स करो। देखो मैंने 1 लाख का जीपी कमाया था सर, अब मैंने क्या किया 1 लाख के जीपी में से मैंने पहले प्रोविजन बनाई थी, अब वो प्रोविजन को रिवर्स कर दिया। मेरे बिजनेस के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश तो हुआ नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मेरा नेट प्रॉफिट है ना सर वो ज्यादा दिख रहा है, 1,10,000 रुपए दिख रहा है, जबकि एक्चुअल कैश 1 लाख का ही है। तो सर उसको भी रिवर्स करो। उसको कैसे रिवर्स करूंगा? सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट 1,10,000। सर ये जो मेरी 10,000 की मेरी इनकम है ना इसको रिवर्स कर दो, 10,000 इसमें से लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 लाख का नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है पहले मैंने इनकम को ऐड किया, अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, अब उसी इनकम को लेस करो और अपने नेट प्रॉफिट को कम कर दो। तो सर पहली प्रॉब्लम समझ आई तुम लोगों को। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है, डायरेक्ट बोलता था यार कुछ नहीं करना, तुम देखो पहले क्लासीफाई कर लो, 10 ट्रांजेक्शन है, अगर इसमें से कैश और बैंक में हुई है पहली बात, दूसरी ऑपरेटिंग है तो उसको प्लस माइनस करते जाओ। इनडायरेक्ट बोलता है यार ऐसे ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मैं जो पीएनएल अकाउंट का ये लेता हूं जो भी मेरा नेट रिजल्ट बना, ठीक है, क्योंकि नेट रिजल्ट में एक्सपेंस से आउटफ्लो हुआ है, इनकम से इनफ्लो हुआ है, तो मेरे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली शुरू किया इनडायरेक्ट मेथड को नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के साथ। अब सर जब मैं नेट प्रॉफिट को मैंने बेस लिया उससे दो प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रही है? प्रॉब्लम नंबर 1 बोल रही है कि पीएनएल अकाउंट में ना नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश इनकम है, जिससे मेरा पीएनएल का प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्चुअल कैश की पोजीशन नहीं शो हो रही, तो उसको रिवर्स करो। तो देखो सर जैसे मैं बताता हूँ ये पीएनएल है, इसमें सर ये देखो डेप्रिसिएशन किया हुआ है, इसका मतलब है जो नेट प्रॉफिट है ना ये मेरा कम हुआ होगा, मतलब कि मेरे एक्चुअल में मेरी डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं हुआ, एक्चुअल में कैश बिजनेस से बाहर नहीं गया, बट नेट प्रॉफिट कम दिखा रहा तो उसको प्लस कर दूंगा, ठीक है सर। जैसे ये बैड डेट्स है ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसका मतलब है सर जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है, जितनी भी नॉन कैश इनकम है सर उसको रिवर्स करो, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन दे दिया कि सर जो मैंने कि हम लोग क्या करेंगे, रफ फॉर्मेट में इसको ऐड करते हैं। क्या बोलता है? सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। ये रफ फॉर्मेट है, नेट प्रॉफिट में कुछ चेंजेस है, इसका एक वर्किंग नोट है, डिटेल में है, वो बाद में बताऊंगा, पहले एक फॉर्मेट को समझो कि चल क्या रहा है। सर वो बोलता है इसमें से ऐड कर दो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन है, पहले माइनस की थी, ठीक है, अब प्लस कर दूंगा। 1 लाख का जीपी था, 10,000 की डेप्रिसिएशन थी, 90,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल में 1 लाख का कैश पड़ा हुआ क्योंकि जीपी 1 लाख का कमाया, तो जो मैंने नेट प्रॉफिट लूंगा और उसमें नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दूंगा और सर लेस कर दूंगा नॉन कैश
इनकम को। सर जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। ये एक रफ फॉर्मेट है, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, वो बाद में बताऊंगा, पहले बेस तैयार करो। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर होगी सर। सर प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? प्रॉब्लम नंबर 2 थी कि सर ये जो पीएनएल अकाउंट है ना, इसमें ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आते हैं और सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आती है। सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम लोगों ने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी, जैसे मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग समझाया, तो यहीं पे वीडियो को छोड़ के चल जाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। सर अगर देखें तो अब इसको ध्यान से समझो। तो उसने बोला प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आ रही थी कि सर पीएनएल अकाउंट में ना बिजनेस की सारी इनकम आती है, सारे खर्चे आते हैं, मतलब वो ऑपरेटिंग है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। सर कौन सी आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे बोल रहे हो? सर नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आ रहे हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेंस सर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कारण हुआ है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण हुआ, वो भी इसमें आ रहा है, और कोई भी इनकम जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के कारण हुई है सर वो भी आ रही है। अच्छा देखते हैं सर, ये देखो, ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। सर मैंने पीएनएल अकाउंट में देखा सर डिविडेंड रिसीव्ड। सर डिविडेंड कब रिसीव होता है? जब मैंने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। मेरा धंधा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है मेरा, बट ये डिविडेंड रिसीव्ड है। मैंने अपनी दुकान के नाम पे मैंने शेयर्स लिए थे सर, उससे मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर। अच्छा सर रेंट रिसीव्ड, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है सर। और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये देखो सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, तो सर ये ऑपरेटिंग में मतलब पीएनएल में क्यों आ रहा है? अब देखो सर, दूसरी प्रॉब्लम कहती है कि अगर मेरी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस अगर मेरा पीएनएल में जाएगा तो देखो क्या होगा। मैंने जीपी कमाया 1 लाख रुपए का, ओके सर, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ एफडी के ऊपर 10,000 का। सर ये मेरा जो है ना इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। सर क्यों आता है मैं लास्ट 2 वीडियोस में बता चुका हूं, प्लीज वहां पर जाकर देख लो। सर उसने बोला ये इन्वेस्टिंग में आता है। सर डिविडेंड रिसीव्ड है, सर ये भी मेरा इन्वेस्टिंग में आता है। सर अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग में आती हैं, इसका मतलब है ये नॉन ऑपरेटिंग होंगी। द आंसर इज यस। तो सर ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा। अगर ये नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं बस इतने पीएनएल के बेस पे। सर मैंने पहले बेस ले लिया, चलो एक बार सुनो मेरी बात। मैंने क्या किया, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती थी ना, तो मैंने यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख दी, इंटरेस्ट, डिविडेंड 10,000, 5,000, ठीक है। मैंने यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लिख दिया कितना, सर इन दोनों का टोटल हो गया 15,000, ठीक है। अब सर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ये नेट प्रॉफिट उठा लिया। सर मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया 1,15,000, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,15,000, और सर इधर भी 15,000 आ गया, ये हो गया 15,000। तो सर मेरा टोटल कैश फ्लो हो गया 1,30,000। सर इसका मतलब है अगर मैंने, बट मेरे को एक्चुअल में इनकम कितनी हुई है? एक्चुअल में तो 1,15,000 ही है मेरे बिजनेस के अंदर, ठीक है। मेरे गल्ले के पास पड़ा हुआ 1,15,000, मैं दिखा रहा हूँ कैश फ्लो सर 1,30,000 हुआ है। सर ये इसीलिए हुआ है क्योंकि देखो ये नेट प्रॉफिट के अंदर ये 15,000 जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं ये जुड़ा हुआ है। द आंसर इज यस। इस 1,15,000 के अंदर ये 15,000 जो मेरे को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है वो इंक्लूड है। यस सर, उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी डाल रहा हूं 10,000 और 15,000। इसका मतलब है मैंने एक ही चीज को 2 बार डाल दिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है जो पीएनएल बनता है सर उसमें ऑपरेटिंग की भी इनकम आती है, सर उसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की भी इनकम आती है, और सेम तीनों एक्टिविटीज के एक्सपेंस भी आते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, जो भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको हटाना पड़ेगा। सर अगर नहीं हटाऊंगा तो देखो क्या होगा, मेरा जो डबल इफेक्ट पड़ जाएगा। 15,000 यहां पर भी दिखा दिया कि ऑपरेटिंग में 15,000 आया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में 15,000 इंक्लूड है। और सर मैंने क्या किया, 15,000 मैंने इन्वेस्टिंग में भी दिखा दिया। तो सर आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा कि क्यों मैं इसको रिवर्स करूंगा। तो देखो सर इसको रिवर्स कैसे करेंगे। सर मैंने बोला नेट प्रॉफिट लेता हूं, सर वो आ गया मेरा 1,15,000, मैंने टोटल लिया, क्योंकि इनडायरेक्ट बोलता है शुरू तुमने करना है ये वाले नेट प्रॉफिट से, नेट इफेक्ट से। फिर प्रॉब्लम नंबर 1 थी नॉन कैश एक्सपेंस आ रहे हैं सर, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्चुअल में कैश ज्यादा है, प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो उसका इफेक्ट रिवर्स करो। दूसरा सर अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का इफेक्ट रिवर्स नहीं करता तो 2 बार डल रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिससे कैश की पोजीशन गलत दिखाई जाएगी। तो सर मैंने क्या किया इसमें, मुझे एक बात बताओ, ये ऑलरेडी एडिड होंगे, ठीक है, मतलब पहले मैंने इसको प्लस किया, किसको प्लस किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ,
मैंने पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्या किया होगा, प्लस किया। मैंने पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड को प्लस किया, अब क्या कर दूंगा, माइनस। तो यहां से मैं 10,000 और सर मेरा 5,000 कर दूंगा लेस, और मेरे पास करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000 का। और ये मेरा जो है रिस्पेक्टिव हेड के नीचे मैं उसको डाल दूंगा जो मेरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है सर, इसका मतलब है हम लोग रफ फॉर्मेट में एक और चीज ऐड कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन क्या दिखा हमने कि जो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे शेयर इशू एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों जाने चाहिए फाइनेंसिंग में, मतलब फाइनेंसिंग में लेस होने चाहिए। बट मैंने इसको नेट प्रॉफिट में भी लेस किया हुआ है तो 2 बार इफेक्ट डलेगा, इसीलिए मैं इसको रिवर्स करूंगा। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको, उससे मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, अब मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसमें से लेस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर लेस क्यों करूंगा, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है तो इन्वेस्टिंग में प्लस करो, बट नेट प्रॉफिट भी इससे बढ़ गया होगा कि क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल में गया होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा जैसे इस केस के अंदर हुआ है। तो उससे क्या होगा सर, मेरे कैश की पोजीशन गलत आएगी। तो अगर मैंने इनकम को पहले प्रॉफिट में ऐड किया तो अब लेस कर दूंगा, एक्सपेंस को लेस किया तो अब ऐड कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने देखा इंडायरेक्ट मेथड बोलता है नेट प्रॉफिट ले ले, नेट प्रॉफिट लिया। प्रॉब्लम नंबर 1 आ रही थी सर इसमें तो जो नॉन कैश एक्सपेंस है सर वो एम डाल दें, उससे भी कैश फ्लो गलत होगा। तो मैंने बोला यार नॉन कैश एक्सपेंस जो है उसको ऐड बैक करो, क्योंकि नेट प्रॉफिट से पहले लेस किया था अब ऐड कर देंगे। इनकम जितनी भी नॉन कैश है पहले प्लस की होगी अब लेस कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम आई सर नॉन ऑपरेटिंग को भी एडलेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे 2 बार इफेक्ट पड़ रहा है सर पीएनएल में। रेंट रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, इसीलिए सर इसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए मैं नेट प्रॉफिट से इसको लेस कर दूंगा। तो 2 प्रॉब्लम का हमने यहां पर सॉल्यूशन निकाल दिया। तो इनडायरेक्ट मेथड का हमने फॉर्मेट एक रफ बना लिया कि सबसे पहले सर हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट के बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कर देंगे ऐड, और नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कर देंगे लेस। अब सर मैं तुम लोगों को एक बार डिटेल में बता रहा हूं कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है। अगर तुम लोगों ने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देखी है, ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि देखो, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना मैंने एक समरी लिखी है। समरी किसकी लिखी, जो भी मेरी सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन आती हैं। मैंने सिखाया हुआ तुम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स एसेट्स के रिलेशन में या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है सर, फिक्स एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, परचेज आ रहा है, ठीक है, सेल हो रही है। अगर सेल हो रही है फिक्स एसेट्स पे या तो प्रॉफिट होगा सेल पे या तो लॉस होगा सर, और मेरे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। ये 5 ट्रांजैक्शन होती हैं। देखो मैंने ये लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स है सर, अगर परचेज कर रहा हूं तो कभी ना कभी सेल भी करूंगा, सेल कर रहा हूं तो सर प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा और फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगेगी। सेम वे से मेरे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर परचेज कर रहा हूं तो कभी ना कभी सेल भी करूंगा, सेल पे प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, ठीक है। और सर इन्वेस्टमेंट्स में इनकम भी होती है। सर कौन सी इनकम, अगर देखो एक छोटा बच्चा उसने एफडी में इन्वेस्ट किया तो सर उसको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होगी, ठीक है। सर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, सर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसको डिविडेंड मिलेगा। सर अगर किसी ने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया उसको रेंट रिसीव होगा। तो सर ये कुछ इनकम्स है हमारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होगी सर, नॉन ऑपरेटिंग होगी सर लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन है नॉन कैश। मैंने तुम लोगों को बोला था कि परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेस्टिंग में जाता है, ये बाकी तीनों सर ऑपरेटिंग में जाते हैं। ऑपरेटिंग में इसलिए जाते हैं ताकि इसका डबल इफेक्ट हम प्रिवेंट कर सकें। सर मेरे को एक बात बताओ, सेल और परचेज इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं, ऑपरेटिंग में क्यों नहीं रिवर्स करते हम। सेल और परचेज अगर एसेट्स का हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने परचेज ऑफ एसेट किया है तो मेरी एंट्री क्या पड़ती होगी, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स मेरे बैलेंस शीट में दिखाई जाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, पूरे ये पीएनएल छांट लो, इसमें तुम्हें कहीं पे भी दिख रहा है कि मैंने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया और उसको मैंने ट्रेडिंग पीएनएल में डाल दिया। द आंसर इज नो। वो क्या होता है, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ फिक्स्ड एसेट्स को तो बैलेंस शीट में एक फिक्स्ड एसेट ऐड हो जाएगा और कैश में से उतनी ही अमाउंट कम हो जाएगी। इसका मतलब है सर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मेरा पीएनएल में हिट ही नहीं करता सर, वो सीधा जाता है मेरी बैलेंस शीट के अंदर, जिसके कारण मैं उसका बस एक ही इफेक्ट डालता हूं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बट सर मेरे को बात बताओ, लॉस, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ये मेरा पीएनएल में हिट करता है। द आंसर इज यस। तो मेरे सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हो गए, लॉस
ठीक है। इनकम कौन सी होगी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेम लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सर ये मेरी सारी कहाँ जाएंगी? ऑपरेटिंग में। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, लॉस और प्रॉफिट, सर ये सब मेरी पीएनएल को हिट करती हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों नॉन ऑपरेटिंग है? क्योंकि इन्वेस्टिंग में आती है ये। तो सर इनका इफेक्ट मैं कर दूंगा रिवर्स। तो मैं लास्ट बार बता रहा हूं लर्न कैसे करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की सारी ट्रांजेक्शन देखो। परचेज एसेट का हो रहा है, परचेज हो रहा है तो सेल भी होगा कभी ना कभी। सेल पे या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑपरेटिंग में जाते हैं क्योंकि पीएनएल में हिट होंगे। पीएनएल में हिट हो रहे हैं, इसका मतलब है नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैं इसको सीधा इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग में डालूंगा, तो पीएनएल से इसको रिवर्स कर दूंगा। ठीक है सर। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट्स है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, परचेज सेल बस इन्वेस्टिंग में जाएंगे। सेल पे लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है, तो सर ये दोनों कहां जाएंगे? ऑपरेटिंग के अंदर, क्योंकि पीएनएल को हिट करे और नॉन ऑपरेटिंग है तो इसका इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। और सर इन्वेस्टमेंट्स में इनकम रिसीव होगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव होगा, ये भी पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाते हैं। ये देखो, ये रहा सर मेरा पीएनएल, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसका भी इफेक्ट मैं रिवर्स करूंगा। सर आई होप तुम लोगों को ये सारी एक्टिविटीज क्लियर होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखते हैं सर और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है। सर देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई भी ट्रांजैक्शन जो शेयर कैपिटल में, इक्विटी और प्रेफरेंस, या सर कोई भी ट्रांजैक्शन मेरी लोन के रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो इसमें जाती है। सर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? सर मैंने शेयर्स को इशू किया है, अगर मैं शेयर्स को इशू करता हूं तो कोई ना कोई एक्सपेंस भी इनका करूंगा, तो शेयर इशू एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन। सर अब शेयर होल्डर्स को खुश रखना पड़ेगा, तो उनको या तो डिविडेंड दूंगा तो बोनस शेयर्स दूंगा। और सर क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इशू किया शेयर्स तो रिडीम भी करूंगा। अब देखो ये फाइनेंसिंग की शेयर कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, इसमें से कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस है? सर इशू ऑफ शेयर्स होंगे नहीं। क्यों इशू ऑफ शेयर्स नहीं होंगे? वे पीएनएल में जाते ही नहीं है। बैंक में पैसा आया, एसेट बढ़ गया सर, और मेरी जो लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ गई तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई, पीएनएल में कुछ नहीं हुआ, तो इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं जाएगा। सर और देखो शेयर इशू एक्सपेंस ये जाएंगे सर, अंडर राइटिंग भी जाएंगे और डिविडेंड पेड भी जाएंगे, क्योंकि ये पीएनएल में जाते हैं सर। मेरा एक्सपेंस है, इनकम है, और ये जो एक्सपेंस और इनकम है इनका नेट प्रॉफिट में इफेक्ट गया होगा, जो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। सेम वे से सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है सर, ये मेरा किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सर यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्यों? मेरा एक्सपेंस है, पीएनएल में गया होगा। अगर मैं इशू ऑफ डिबेंचर कर रहा हूं तो कैश प्लस हो रहा है एसेट साइड में, और डिबेंचर्स की लाइबिलिटी प्लस हो रही है। रिडीम भी कर रहा हूं तो कैश माइनस हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, पीएनएल में कहीं नहीं गए। और सर अगर मैंने बैंक से लोन लिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन सर मेरा पीएनएल में हिट करेगा। सर अभी तक मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट मेथड बोलता है यार तुम डायरेक्टली मत देखो। डायरेक्ट बोलता था देखो जो कैश और बैंक में हो, जो ऑपरेटिंग है, बस उसको प्लस करो माइनस करो, प्लस करो माइनस करो, सिंपल सा मेथड था, बट वो तुम्हारे पेपर में नहीं आना। इनडायरेक्ट बोलता है यार नेट इफेक्ट लो, जितनी भी ट्रांजेक्शन है। जो डायरेक्ट बोल रहे हो ना, बकवास बात कर रहा है सर, कितनी बार प्लस माइनस करेंगे, ढेरों एक्सपेंस होते हैं, तुम नेट इफेक्ट ले लो सारे एक्सपेंस का। सर उसमें से क्या करो, जो जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, भले वो एक्सपेंस हो इनकम, उसको रिवर्स कर दो। कौन कौन सी मैं तुम्हें बता सकूं। तो इतना मेरा रफ फॉर्मेट तैयार हो गया। अब मैं एक्चुअल फॉर्मेट दिखा रहा हूं, पहले देखो इतनी बात समझ आई। सर ये देखो, ये है मेरा एक्चुअल फॉर्मेट। देखो सर मेरी बात सुनो, नेट प्रॉफिट लेना है सबसे पहले, ये रहा नेट प्रॉफिट। मैंने आगे लिखा है बिफोर टैक्स एंड ईओआई। सर ये ईओआई होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और बिफोर टैक्स इसका ना एक बहुत डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि अगर तो मेरे को ये नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली लिख दूंगा, अगर नहीं गिवन है तो कैसे निकालूंगा। तो ये नोट नंबर 1 में सीखेंगे हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको भी छोड़ दो, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला नेट प्रॉफिट है कि जो ये मेरे पीएनएल अकाउंट में शो कर रहा है। ये उसने बोला सबसे पहले तुम नेट प्रॉफिट लो, ये वाला, ठीक है, तो मैंने वही किया सर। ये एक्चुअल फॉर्मेट है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो सर इनडायरेक्ट बोलता था तुम पहले नेट इफेक्ट लो, मैंने कहा ठीक है नेट इफेक्ट। सर प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी? सर इसमें ना कोई नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है और नॉन कैश इनकम हुई है, तो सर उसको रिवर्स करो सबसे पहले। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट करनी है सर। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 बोली थी नॉन कैश की, तो पहले नॉन कैश की हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसने बोला सर देखो ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये होती है नॉन कैश, नॉन कैश है, बट मेरा नेट प्रॉफिट के अंदर ये माइनस हुई होगी, बट एक्चुअल में कैश नहीं माइनस हुआ। 1 लाख का जीपी था, 10,000 की डेप्रिसिएशन थी, एक्चुअल में पैसा 1 लाख पड़ा है, नेट प्रॉफिट बोल रहा है कि 90,000 है, 10,000 प्लस कर दो, क्योंकि सर ये मेरा एक्सपेंस है, पहले माइनस किया होगा अब प्लस कर दूंगा। तो सर डेप्रिसिएशन को मैं, ये नॉन कैश था, इसको मैंने ऐड कर दिया।
सर गुडविल पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, सर ये भी मेरे नॉन कैश एक्सपेंस थे, इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि पहले नेट प्रॉफिट जीपी में से पहले लेस किया था तो नेट प्रॉफिट आया था। अब इसी में इसका इफेक्ट रिवर्स कर देंगे सर, जो मैंने ऊपर समझाया। अच्छा अब देखो सर, और कोई नॉन कैश एक्सपेंस है यहाँ पर? सर ये देखो, इंक्रीज इन दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये भी नॉन कैश है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये नॉन कैश है। सर मेरा ये भी नॉन कैश है। सर क्यों? देखो यार मेरी बात सुनो, प्रोविजन मेरे लिए खर्चा होता है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने 1 लाख रुपए का जीपी कमाया, मैंने बोला यार 10,000 की प्रोविजन साइड में रख दो, ठीक है, ताकि हम डाउटफुल डेट्स के लिए बना सकें। तो ये रहा मेरा क्रेडिट साइड पे जीपी, ठीक है। मैंने 10,000 टू प्रोविजन डाल दिया होगा मैंने एक्सपेंस मान के, ताकि नेट प्रॉफिट आ गया 90,000 का, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या किया, 1 लाख का मेरे पास कैश पड़ा था, मैंने क्या किया, ये एक बॉक्स में 1 लाख कैश था, मैंने उसमें से 10,000 निकाले, उसको दूसरे बॉक्स में डाल दिया कि इसको बस प्रोविजन के लिए यूज करूंगा। कैश तो मेरा बिजनेस के अंदर ही है ना, बिजनेस से बाहर थोड़ा ना गया। ये बस मैंने क्या कर दिया, उसकी यूसेज डिफाइन कर दी। क्या इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? द आंसर इज नो। तो सर जब भी मैं प्रोविजन को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब है मेरा खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में मैंने उसको माइनस किया। 1 लाख का जीपी, 10,000 की प्रोविजन, नेट प्रॉफिट आ गया 90 का। अब उसको प्लस कर दूंगा सर। तो मैंने क्या किया कि जब भी इंक्रीज कर रहा हूं प्रोविजन को, वो मेरा एक्सपेंस होता है और ये नॉन कैश है, तो सर उसका इफेक्ट करूंगा रिवर्स। यहां तक बात समझ आई सर? अब देखो आगे, अब मैं नॉन कैश इनकम देखता हूं। नॉन कैश इनकम बस मेरी सर डिक्रीज इन दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ होगा। सर उल्टा कर लो इसका, मैंने 90,000 इधर रखे और 10,000 इधर रखे। मैंने कहा यार अब ये 10,000 है ना, इसकी यूसेज कहीं पे भी है यार, अब ये इसको इनकम मानो, कुछ भी करो इसका। तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। पीएनएल की कैलकुलेशन में मैंने इनकम दिखाई इसको, तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अब उसको कर दूंगा सर लेस। तो सर जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस थे वो ये हो गए, ठीक है। 3 तरह के नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन, ठीक है। अब क्या बोलता है सर, प्रॉब्लम नंबर 2 थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस की, तो उसको भी रिवर्स करो। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सर, पहले मैंने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए जीपी से माइनस किया होगा, अब सर उसी को मैं ऐड कर दूंगा नॉन कैश एक्सपेंस को। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये किस में आता है? ये फाइनेंसिंग में आता है। इसका मतलब है सर ये ना नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। अच्छा अगला बोलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, सर ये भी फाइनेंसिंग में जाता है, इसका मतलब ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने जब तुम्हें फाइनेंसिंग करवाया और इन्वेस्टिंग करवाया तो मैं बार बार बोला था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका रीजन दूंगा कि किसके दो दो इफेक्ट होते हैं। और सर मैंने यहाँ पे तुम्हें डिटेल में बता भी दिया कि किस किस के 2 इफेक्ट्स होंगे सर, ये समरी बनाई है दोनों की, तो अब तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सर ये भी नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि सर अंडर राइटिंग कमीशन है, सर ये फाइनेंसिंग में आनी चाहिए। सर शेयर इशू एक्सपेंस सर फाइनेंसिंग में आना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग है। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि दिस इज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट जो इन्वेस्टिंग में जाएगा सर, ठीक है सर। तो ये भी मेरे आगे नॉन ऑपरेटिंग, इसको मैं क्या कर दूंगा, इफेक्ट को कर दूंगा रिवर्स। अगर एक्सपेंस है पहले माइनस किया होगा, अब ऐड कर दूंगा। अब सर देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होगी? इंटरेस्ट इनकम, सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जानी चाहिए, तो डबल इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए पहले प्लस किया नेट प्रॉफिट में, ये एडेड होंगी, अब इसको लेस कर दूंगा। सर डिविडेंड, रेंटल इनकम और गेन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर ये तीनों मेरी जानी चाहिए इन्वेस्टिंग में, वो मैंने तुम्हें लास्ट 3-4 क्लासेस में बता दिया। बट ये सर ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स। आई होप तुम लोगों को ये जो नेट, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, उसका तुम लोगों को ऑलमोस्ट 50% मैंने जो फॉर्मेट था उसका लॉजिक दे दिया। इनडायरेक्ट मेथड अब लर्न करवाता हूँ एक बार। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है, 2 बार बोलेंगे इसी सेम चीज को ताकि ये फॉर्मेट हमें समझ भी आगे, लर्न भी दे। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस लो, ठीक है, क्योंकि बार बार हम परचेज, सेल, एक्सपेंस ये वो नहीं करेंगे, नेट इफेक्ट पकड़ो। प्रॉब्लम नंबर 1 थी सर नॉन कैश एक्सपेंस आ रहे हैं, सर नॉन कैश एक्सपेंस आ रहा है ना, तो उसको पहले मैंने माइनस किया होगा, अब ऐड कर दो। नॉन कैश इनकम आ रही है सर, पहले प्लस किया होगा, अब माइनस कर दो। सर उसने बोला नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉब्लम नंबर 2 बोलती है सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ रहा है, एक्सपेंस भी आ रहे हैं, उसको भी रिवर्स करो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पहले माइनस किया, अब प्लस करो, पहले ऐड किया था इनकम को, अब लेस करो। अब देखो सर अब क्या बोलता है, अब हम बाकी का फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं, तो हमने रफ फॉर्मेट में भी ये चीज लिख ली कि सर जितना भी ये करना था ये लिख दो। अब देखो सर अब क्या होता है, सर मैंने ना एक बैलेंस शीट बनाई है, ये कंपनी की बैलेंस शीट मतलब ऐसे नहीं बनती, बट एक ओवरव्यू चाहिए। देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होती है कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है।
सर मुझे पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो फाइनेंसिंग में जाती है, ठीक है सर। इसका मतलब है बैलेंस शीट में ये वाला पार्ट हम कैश फ्लो में कंसिडर कर चुके हैं। सर नॉन करंट लाइबिलिटी में ना हम बोरिंग्स भी लेते हैं। पहले मैं बोलूँ अगर नॉन करंट लाइबिलिटी डिबेंचर है या बैंक लोन है तो सर इसका भी इफेक्ट मैं फाइनेंसिंग में डाल चुका हूँ, ठीक है सर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में अगर शॉर्ट टर्म लोन है, लोन के रिलेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो फाइनेंसिंग में जाती है, लोन भले लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो सर इसका भी इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में से डाल चुका हूँ। बट सर मेरे को ये बात बताओ, ये जो करंट लाइबिलिटीज है, ध्यान से देखो, ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं सर, ना तो मैंने इसका इन्वेस्टिंग में इफेक्ट डाला, ना ही मैंने फाइनेंसिंग में डाला। सर कौन सी करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हो? देखो ट्रेड पेबल सर ये करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल है सर। ना मैंने इन्वेस्टिंग में इसके बारे में कुछ पढ़ा, ना मैंने फाइनेंसिंग में पढ़ा सर। और सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर, ना तो मैंने इन्वेस्टिंग में पढ़ा ना फाइनेंसिंग में पढ़ा। अच्छा चलो सर देखते हैं इसको कहाँ डालना है। फिर सर मैं आ गया बैलेंस शीट की दूसरी साइड में। इसका मतलब अभी तक मैंने इन तीनों का कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, मतलब करंट लाइबिलिटी का अदर देन कौन सी करंट लाइबिलिटी सर? बैंक लोन अगर करंट लाइबिलिटी है ना तो वो मेरा फाइनेंसिंग में चला गया होगा, क्योंकि लोन में मैं फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म भी लेता हूं और लॉन्ग टर्म भी लेता हूं, ठीक है सर। अदर कोई करंट लाइबिलिटी मैंने इसका कोई इफेक्ट अभी तक नहीं डाला सर। अब देखते हैं सर नॉन करंट, अब बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आते हैं सर। नॉन करंट एसेट्स में अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स हैं तो सर इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग में डाल दिया। सर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सर इसका भी इफेक्ट मैंने डाल दिया। बट सर अगर करंट एसेट्स हैं, कौन कौन से करंट एसेट्स सर? जैसे ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, सर यहां पर ना कैश भी आता है, बट कैश मेरा फोर्थ पार्ट में जाता है, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं उसको बाद में देखेंगे। इसका मतलब है सर ये भी डल गया, ये भी डल गया, बट मैंने इन तीनों का कोई इफेक्ट नहीं डाला। इसका मतलब है सर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का जो भी इफेक्ट है सर मैंने कहीं पे नहीं डाला। अगर कहीं पे नहीं डाला तो कहां डाल दूंगा? ऑपरेटिंग में। अब वो बोलता है तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, तुमने पीएनएल को परफेक्ट कर लिया, पीएनएल को बिल्कुल ठीक कर लिया जिससे तुम्हें कैश फ्लो मिल गया। सर बैलेंस शीट की भी कुछ आइटम्स देख लो जिससे तुम्हारा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। सर कैसे? सर मैं नहीं मानता। देखो एग्जाम्पल देता हूं सर तुम्हें, मेरे को एक बात बताओ। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने बोला कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। सर ट्रेड पेबल मेरी लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने उसे पेमेंट की, इसका मतलब है मेरे बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो हुआ। अगर मेरे बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है, तो मेरा कैश का मुंह एसेट में से लायबिलिटी से मुंह ट्रेड पेबल कम। इसका मतलब है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव दिखेगा, बट क्यों नेगेटिव दिखना चाहिए? क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ है, बट मैंने इसका इफेक्ट नहीं डाला। वो बोलता है कि तुमने सारा पीएनएल तो परफेक्ट कर लिया। अब बैलेंस शीट में से देखो कि तुम लोगों ने ये सबकी ट्रांजैक्शन डाल दी, ये सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डाल दिया। जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं डाला ना, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट का नहीं डाला और करंट लायबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं डाला, ये वाली लायबिलिटीज का, तो उसको भी अब ऑपरेटिंग में डालो, क्योंकि जो किसी का नहीं वो ऑपरेटिंग का होगा। देखो सर अब वो क्या बोलता है, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया सर, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज अ कंबाइंड वर्ड यूज फॉर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। कहता जी ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की जो मेरे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रिलेशन में। सर कर दो। देखो क्या करूंगा सर, अगर मेरा डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है तो उसको कर दूंगा ऐड। सर क्यों? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा कोई भी करंट एसेट है, जैसे मैं बोल रहा हूं डेटर्स है, ठीक है, अगर सर मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम जो कम होंगे वो कब होंगे? जब मेरे पास पैसा आएगा। सर पैसा आएगा तो डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब भी मेरे करंट एसेट, कोई भी करंट एसेट कम होगा ना, तो सर मेरे को पैसा आएगा। जैसे स्टॉक की सेल कर दी, स्टॉक मेरा करंट एसेट है, उसकी सेल कर रहा हूं, तो स्टॉक चला गया बिजनेस से, बट पैसा आ गया। और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके हिसाब से बना रहा हूं सर? पैसे के हिसाब से, कैश के हिसाब से। तो जब भी मेरा डिक्रीज होगा ना करंट एसेट, तो हमेशा उसको कर देंगे ऐड, क्योंकि करंट एसेट कम हो रहा है, सर पैसा आ रहा है। अगर सर मेरी इंक्रीज इन करंट एसेट होगा, नहीं रुको सर यहां पर एक गलती है, नहीं ठीक है, देखो सर
अगर मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, अब देखो करंट एसेट इंक्रीज कैसे होगा सर, परचेज ऑफ स्टॉक। अगर मैं स्टॉक को परचेज कर रहा हूं तो सर स्टॉक बढ़ गया, पैसा चला गया, तो सर जब भी इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो सर वो होगा लेस, क्योंकि मेरा उससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा सर, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सर कहता करंट एसेट्स के जितने भी चेंजेस हुए ना सारे लेना, एक्सेप्ट सर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, जो कैश है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, सर इन लोगों को ना तुम लोग ऑपरेटिंग में नहीं डालोगे। सर क्यों? सर क्योंकि ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है ना, इसको हम लास्ट में जाके प्लस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फोर्थ पार्ट में, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कब करेंगे। तो कहता करंट एसेट्स में जितने भी चेंजेस हुए ना सारे चेंजेस कंसिडर कर लेना, बट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इनको मत कंसिडर करना। इसको हम क्या करेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में देखेंगे, ठीक है सर। अब बोलते हैं करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। कहता सर अगर इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी तो उसको करूंगा, तो सर उसको ऐड करूंगा, और अगर मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो सर उसको कर दूंगा लेस। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड पेबल्स है, क्रेडिटर्स है, सर उनको पेमेंट कर दी, ट्रेड पेबल्स कम हो गए तो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ, तो सर मैं उसको क्या कर दूंगा, लेस। अगर ऐसे ही मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको कर दूंगा ऐड, क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश भी आएगा। अब देखो सर क्या बोलता है कि सर तुम लोग सारी करंट लायबिलिटी ले लेना, बट बैंक ओवरड्राफ्ट को मत लेना, क्योंकि सर बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना वो होता है शॉर्ट टर्म लोन, और जो मेरा शॉर्ट टर्म लोन होता है ना सर ये मेरा जाता है फाइनेंसिंग में। तो कहता अगर इसका इफेक्ट होगा ना तो वो फाइनेंसिंग में डालना। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब पैसा आ रहा है तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा, कम हो रहा है तो पैसा जा रहा है वो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो सर ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड बोलता है नेट इफेक्ट लो। नेट इफेक्ट में सर नेट प्रॉफिट से शुरू करो। प्रॉब्लम नंबर 1 थी नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम को हटाओ, पीएनएल उसमें वो भी डालता है। प्रॉब्लम नंबर 2 थी सर नॉन ऑपरेटिंग को भी हटाना, क्योंकि डबल इफेक्ट हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। तो मैंने नॉन कैश हटाया, नॉन ऑपरेटिंग हटाया, फिर मैंने देखा बैलेंस शीट, पीएनएल का तो मैंने सारा सही कर दिया पीएनएल। अब बैलेंस शीट में देखा, बैलेंस शीट में मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, 2-4 करंट एसेट लायबिलिटी को छोड़ दिया, वो मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन से छोड़ने हैं। उसके अलावा उसका कोई इफेक्ट कहीं डाला ही नहीं है, जो किसी का नहीं हुआ सर वो ऑपरेटिंग का होगा। तो यहां पर लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर ये सारे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी के जो भी चेंजेस होंगे सर वो उसको डाल के यहां पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर सर यहां पर इनकम टैक्स पेड लेस करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस करूंगा, फिर आएगा कैश फ्लो या यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर अब मैंने पूरे फॉर्मेट में ना 3 चीजें रखी है नोट नंबर 1 के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या है। सर 1, सर समझ आइए ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना, 2 और 3। बाकी ये मेरा सारा का सारा जो फॉर्मेट है ना सर ये हम लोग सीख चुके हैं। आई होप तुम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मेट क्लियर होगा। So if you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.